एमसीयू हमें सिर्फ एक नया विलन नहीं बल्कि एक नया एरा दे रहा है। अवेंजर्स डूम्सडे की प्रोडक्शन शुरू होने वाली है, लेकिन मार्वल के नए ट्रेलर्स, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स और थंडरबोल्ट्स एक अजीब मिस्ट्री एक्सपोज कर रहे हैं। एक नहीं बल्कि दो अलग अलग न्यूयॉर्क, दोनों ही तबाही के पॉइंट पर खड़े हैं। मगर ये कैसे हो सकता है? क्या ये मल्टीवर्सल ग्लिच है या किसी और बड़ी चीज की तैयारी? और सबसे बड़ा शौक, थंडरबोल्ट्स के टाइटल के साथ जो एस्टेरिस्क छुपा है उसका असली मतलब क्या है? और एमसीयू के अवेंजर्स जो या तो मर चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं या गायब हैं, या फिर मैजिक की मदद से एनोनिमस हो गए हैं। लेकिन जो अवेंजर्स अभी अवेलेबल होने चाहिए, जो अभी तक दुनिया की सबसे बड़े थ्रेट का सामना करते आए हैं, आखिर वो गायब क्यों हैं? कहाँ हैं वो? क्या वो किसी और मिशन पर हैं या फिर किसी ने उन्हें जानबूझकर रोक दिया है? जितनी दफा भी हम इन तबाही के विजुअल्स को एनालिसिस करते हैं, एक नाम दिमाग में आता है, डॉक्टर डूम। क्या अवेंजर्स एक नए तरीके से इनको प्री अवेंज कर रहे हैं या फिर ये एक डूम का मास्टर प्लान है जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है? खैर, जानने की कोशिश करते हैं इन सभी सवालों के जवाब, मगर उससे पहले एक इंट्रो। हेलो, मैं हूँ ज़ैफा और मैं हूँ अलियान। वेलकम बैक इन ट्विन्स रिप्लाई। तो इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि वर्ड ऑफ द सेंचुरी थंडरबोल्ट्स का असल मकसद क्या है और किस तरह ये एमसीयू की दूसरी लोकेशन से जुड़ता है जो हमने पहले देखी हैं। हम ये भी दिखाएंगे कि जो क्लूज हमने डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के ट्रेलर में देखे, उनका फैंटास्टिक फोर के थंडरबोल्ट से क्या कनेक्शन है। तो चलो बात करते हैं कि ये सब कैसे कनेक्ट होते हैं। अब मार्वल के थंडरबोल्ट्स का लेटेस्ट ट्रेलर एक बहुत टेरिफाइंग सीन दिखाता है जिसमें न्यूयॉर्क सिटी पर अटैक हो रहा है। कुछ लोग जो हीरोइकली भाग रहे हैं उन्हें न्यूक्लियर शैडोज में बदल दिया जाता है। ये साया धीरे धीरे फैल रहा है और हम ये सोच रहे हैं कि पूरा मैनहट्टन किसी अंधेरे से भरी हुई जगह चला जाता है। हमने पहले भी थैनोस के स्नैप के बाद डस्टिंग का सीन देखा है, और हाँ, जब पीटर पार्कर का चेहरा एक एक करके ऐश में बदल रहा था तो वो काफी अंटिंग था। लेकिन क्योंकि हमें पता था कि स्पाइडरमैन वापस आएगा और क्योंकि डस्टेड करैक्टर का असल फिजिकल ट्रेस नहीं था, इसलिए ये इतना डरावना नहीं लगा। सोचो अगर हमने सच में जमीन पर डस्ट का ढेर देखा होता, या अगर टोनी स्टार्क अपनी उंगलियों से डस्ट हटा रहा होता, तो वो सीन कितना हॉरिफाइंग होता। लेकिन थंडरबोल्ट्स ट्रेलर में जो अटैक दिखाया गया है सिर्फ कुछ सेकंड्स की फुटेज में, ये हमें ट्रॉमा से बचाता नहीं। विक्टिम का साया जमीन पर एक वायलेंट तरीके से इम्प्रिंट हो जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे हम एटॉमिक ब्लास्ट के विक्टिम के शैडोज के बारे में बात कर चुके हैं। और जो चीज इसे इतना टेरिफाइंग बनाती है वो है इसकी स्पीड। बस एक पल में लोग पैनिक में भाग रहे होते हैं और अगले ही सेकंड में वो लोग जमीन के अंदर गायब हो जाते हैं। जो बात इस सीन को और भी डिस्टर्बिंग बनाती है वो इनोसेंट भागते हुए लोग हैं। कोई सुपर हीरोज नहीं, कोई वॉरियर्स नहीं जो दुश्मन से लड़े। सोचो एमसीयू में आखिरी दफा कब किसी आम शख्स के साथ इतना हॉरिफाइंग सीन दिखाया गया था। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी डस्टिंग मोस्टली एवेंजर्स और बैटलफील्ड के वॉरियर्स तक महदूद थी। हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी और मारिया हिल के बैकग्राउंड में कुछ न्यूयॉर्कर्स दिखाए गए थे, लेकिन फोकस सिर्फ निक, मारिया और गिरता हुआ हेलीकॉप्टर था। एंड गेम के ओपनिंग सीन में क्लिंट बर्डन की फैमिली डस्ट बन गई थी, लेकिन हमने बर्डन को डिसॉल्व होते नहीं देखा था। हाँ, एवेंजर्स 2012 में बैटल ऑफ न्यूयॉर्क, एज ऑफ अल्ट्रॉन में जोहानिसबर्ग और स्कोविया के डिस्ट्रक्शन सीन्स, और सिविल वॉर में लेगस का सीन, या फिर इन्फिनिटी वॉर में क्यू शिप्स का न्यूयॉर्क आना, या मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच के टेंटिकल मॉन्स्टर का अटैक, सब कुछ दिखाया गया था। लेकिन इन सब सीन्स में हमें कभी किसी का डेथ हॉरिफाइंग तरीके से ऑन स्क्रीन नहीं दिखाया गया। एमसीयू हमेशा से काफी सैनिटाइज्ड रहा है। जब भी बात इनोसेंट लोगों की हॉरिफाइंग डेथ्स को स्क्रीन पर दिखाने की होती है, जो भी एमसीयू में मरा है वो किसी न किसी तरीके का वॉरियर था जो मौत का सामना करने के लिए तैयार था। लेकिन यहाँ ये बिल्कुल अलग लेवल का टेरिफाइंग मोमेंट है, और इसी वजह से मैं इस सीन से ऑब्सेस्ड हूँ। मेरा मानना है कि थंडरबोल्ट्स ट्रेलर ने ये इमेजरी सिर्फ इसलिए दिखाई है ताकि हमें ये सोचने पर मजबूर किया जाए कि असल में वॉइड है क्या। कॉमिक्स में वॉइड एक मेलेवोलेंट एंटिटी है, एक ऐसी नामालूम सी कॉस्मिक फोर्स जो बॉब रेनॉल्ड्स के साथ बॉन्ड करती है जब उसे एक ओवरपावर्ड सुपर सोल्जर सीरम दिया जाता है ताकि वो सेंट्री बन सके। वॉइड का बैक स्टोरी असल में 2009 से 2010 के ब्रायन माइकल बेंडिस के लिखे गए डार्क एवेंजर्स स्टोरी लाइन में एक्सप्लोर होता है, और यही वजह है कि ये थंडरबोल्ट्स मूवी में सामने आ रहा है, क्योंकि ये मूवी डार्क एवेंजर्स स्टोरी लाइन का एक तरीके से एडेप्टेशन लगती है, जिसमें असल थंडरबोल्ट्स लाइनअप को बैरोन ज़ीमो लीड कर रहा है। कॉमिक्स में यह भी बताया गया है कि वॉइड बहुत पुरानी हिस्ट्री से जुड़ा हो सकता है जिसे एंजल ऑफ डेथ कहा गया था। लेकिन जब बॉब रेनॉल्ड्स को एहसास होता है कि वॉइड असल में उसकी अपनी पावर्स का डार्क एस्पेक्ट है, तो वो रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलकर एक ऐसा तरीका निकालता है जिससे पूरी दुनिया, हर कोई सेंट्री का वजूद भूल जाए, और जैसे ये होता है वॉइड भी खत्म हो जाता है। अभी
तक हमें ये नहीं पता कि वॉइड की पावर का सोर्स क्या है, लेकिन ये लोगों को मार सकता है और जिंदा भी कर सकता है। रियलिटी में वॉइड रिफ्ट्स बनाकर डायमेंशंस के बीच ट्रेवल कर सकता है और इसे ये सब करने के लिए किसी होस्ट बॉडी की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये सेंट्री की बॉडी को ले ले तो ये और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और यही चीज हम थंडरबोल्ट्स ट्रेलर में देख रहे हैं। वॉइड सेंट्री का कंट्रोल ले रहा है, डार्क सेंट्री बन रहा है और न्यूयॉर्कर्स पर अटैक कर रहा है। ये जो प्रोसेस भी हो रहा है इसे मॉलिक्यूलर किनेसिस कहा जाता है, जो एक ऐसी मैटर और एनर्जी मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें विक्टिम्स एक इनएस्केपेबल ब्लैक मैटर के श्राउड में फंस जाते हैं। अब हाँ, ये थोड़ा कोइंसिडेंस लगता है कि वॉइड का नाम TVA के मल्टीवर्सल डंपिंग ग्राउंड से मिलता है, जो लोकी सीरीज में भी इंट्रोड्यूस हुआ था और डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी दिखाया गया। ऑब्वियसली वो भी वॉइड ही कहलाया, लेकिन वो वॉइड एक जगह है जबकि ये थंडरबोल्ट्स वाला वॉइड एक एंटिटी है। लेकिन ये भी मुमकिन है कि मार्वल स्टूडियोज मूवी यूनिवर्स इन दोनों को किसी तरह कनेक्ट करने की कोशिश करे ताकि ये थंडरबोल्ट्स मूवी एवेंजर्स डूम्सडे से स्मूथली लिंक हो सके। वॉइड का सेटअप असल में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अपना ओरिजिनल आइडिया था जो लोकी सीरीज में दिखाया गया, इसलिए हमें इसके बारे में सिर्फ उतना ही पता है जितना हमें दिखाया गया। लेकिन एक चीज कन्फर्म है, इस जगह एक बीस्ट घूमता है जिसे एलियत कहा जाता है। कॉमिक्स में एलियत एक ऐसी पावरफुल एंटिटी है जिसे एलियत द यूसर्पर कहा जाता है। ये पहली बीइंग थी जो टाइम के रूल से आजाद हो गई थी और इसका एम्पायर कॉन्ग के एम्पायर से भी बड़ा था। लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एलियत को एक सिंपल बीस्ट दिखाया गया है जो पहली मल्टीवर्सल वार के दौरान रियलिटी में होने वाले क्रैक्स की वजह से बना। ये वही वार थी जो कॉन्ग के अलग अलग वर्जन के दरमियान हुई थी। पहली एपिसोड में दूसरे लोकी वेरिएंट्स ने वॉइड को एक शार्क टैंक कहा था और एलियत को एक शार्क और एक लिविंग टेम्पेस्ट जो मैटर और एनर्जी को निगल जाता है। MCU में एलियत का वजूद बहुत सारे यूनिवर्स कोलिजन्स के बाद बना। जब एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से टकराता है तो जो एनर्जी और दिमाग बचता है वो इकट्ठा होकर ये पर्पल कलर्ड स्मोक मॉन्स्टर बन जाते हैं। वॉइड एक ऐसी जगह है जहाँ मल्टीवर्स से हटाए गए लोगों और जगहों को कंज्यूम किया जाता है। ये एक तरह का कचरे का ढेर है जहाँ मिटाए गए यूनिवर्सेस के बचे कुछ हिस्से इकट्ठे होते हैं और एलियत वो क्रीचर्स है जो इन सब को कंज्यूम करता है। इसी वजह से पहली मल्टीवर्सल वार भी इसी ने खत्म की थी। लेकिन लगता है कि मार्वल स्टूडियोज बार बार इस जगह पर वापस जाने में इंटरेस्टेड है। डेडपूल एंड वुल्वरीन में क्रिस एवान के जॉनी स्टॉर्म ने इस जगह को कुछ इस तरह डिस्क्राइब किया था। You're in the void. Think of it as purgatory. Reed called it a metaphysical junkyard, where anything useless goes before it gets annihilated forever. And where the TVA sends people that don't play nice with the rest of the multiverse. इस मोमेंट से हमें ये समझ आता है कि ये जॉनी स्टॉर्म का रीड रिचर्ड्स, जो शायद यान ग्रिफी का कैरेक्टर हो, वॉइड के बारे में पहले से जानता था। उसने इसे मेटाफिजिकल जंकयार्ड कहा और अगर मल्टीवर्स के और भी रीड्स इसी नतीजे पर पहुंच चुके हों तो मुझे ये बिल्कुल अजीब नहीं लगता। शायद वही रीड रिचर्ड्स जो पेड्रो पास्कल प्ले कर रहा है। अब सवाल यह है कि ये वॉइड के डार्क सेंट्री के न्यूयॉर्क और थंडरबोल्ट्स पर होने वाले अटैक से कैसे जुड़ा है। अगर ये नया पावर रियलिटी को तोड़कर एक नया रास्ता बना रहा है और हमें पता है कि वॉइड ऐसा कर सकता है, और अगर ये लोगों को 616 यूनिवर्स से निकालकर अगर किसी और जगह भेज रहा है तो हो सकता है कि वो लोग मरे ना हो बल्कि वॉइड में चले गए हों। मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम डूम्सडे की तरफ आ रहे हैं सब कुछ वॉइड में ही जाने वाला है और ये वो चीज है जो कैसेंड्रा नोवा ने चाहा था डेडपूल एंड वुल्वरीन में जब उसने मिस्टर पैराडॉक्स के टाइम रिपर डिवाइस को अपने कंट्रोल में ले लिया था। I'm going to use your little time ripper, and I'm going to destroy this universe, and the next, and the next, and the next, until all that's left is the void. ड्राइव टू विन इस मिशन में फेल हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि जो शख्स इस मिशन में कामयाब होगा उसका हिंट हमें उस फिल्म के सबसे बड़े ईस्टर एग से मिला। डूम अपनी गॉड एम्परर फॉर्म में जो सीक्रेट वॉर्स 5 के कवर पर नजर आया। लेकिन अब सवाल यह है कि थंडरबोल्ट्स में अवेंजर्स अवेलेबल क्यों नहीं है। शायद डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क, कैप्टन मार्वल, रॉय और एंटमैन पहले ही डॉक्टर डूम से लड़ रहे हो जब ये वॉइड का प्रोसेस न्यूयॉर्क के अंदर 616 यूनिवर्स में चल रहा हो। और मुझे लगता है कि फैंटास्टिक फोर ट्रेलर में जो एक अल्टरनेट यूनिवर्स के न्यूयॉर्क पर जो डार्क शैडो दिखाया गया था जो गैलेक्टस की तरफ से आ रहा था, उसका भी यही रीजन हो सकता है। वो अल्टरनेट फ्यूचरिस्टिक सिटी भी अपनी तबाहशुदा बिल्डिंग्स, मोनाल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के टुकड़ों के साथ वॉइड में जा सकते हैं।
सकते हैं और ये सब कुछ डॉक्टर डूम के बैटल वर्ल्ड किंगडम को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब शायद तुम सोच रहे होगे कि रुको, गैलेक्टस के पास तो लोगों और जगहों को दूसरी रियलिटी में ट्रांसफर करने की पावर ही नहीं थी, वो तो एक डिवोरियर ऑफ वर्ल्ड्स है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, गैलेक्टस इस पावर के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन इस फिल्म के कुछ दूसरे कैरेक्टर्स शायद ये काम कर रहे हैं। रीड रिचर्ड्स जो ट्रेलर्स के हिंट्स के मुताबिक अपनी चॉक बोर्ड पर नए पोर्टल्स ओपन करने के तरीके तलाश कर रहा है। बस सोचो, अगर उसके एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए और एक इनकर्जन क्रिएट हो गई जो इस पूरे शहर को गैलेक्टस की रीच से हटाकर वॉइड में भेज दे, और अगर ऐसा रीड रिचर्ड नहीं कर रहा तो एक और स्ट्रॉन्ग हिंट ये है कि इस फिल्म में सूजन और रीड का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो एक रियलिटी वॉर्पर है वो इसमें शामिल हो सकता है। ट्रेलर में वेनेसा कर्बी के वोबली स्टेप से लोगों ने ये अंदाजा लगाया है कि शायद VFX के जरिए उसका बेबी बम्प इरेज किया गया हो, और कुछ लोगों का तो कहना है कि जब सूजन अपने भाई जॉनी स्टॉर्म के लिए दरवाजा खोलती है तो उसकी बैगी शर्ट शायद बेबी बम्प छुपा रही हो। अब एक और छोटी सी बात जो पहले हाईलाइट नहीं की मैंने, वो ये कि उस शॉट में एक स्फेरिकल फर्नीचर जो एक बबली डोम के साथ है वो एक स्पेशल बेबी बेसिनेट जैसा लग रहा है। और जब वेनेसा से इस थ्योरी के बारे में गुड मॉर्निंग अमेरिका शो पर पूछा गया तो उसका जवाब भी काफी इंटरेस्टिंग था। There's also, I think, a rumor that she may in some case be a mom. Do we get to understand more about her, or do you want to fill out any of that character conversation? You'll have to wait and see. Oh, here we go. Is what I can say. हो सकता है कि मूवी के फाइनल मोमेंट्स में बेबी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपनी जैक स्टाइल पावर्स अनलॉक कर दे और पूरे शहर को टेलीपोर्ट कर दे, लॉस्ट सीजन 4 के आइलैंड जैसे। और अगर ऐसा होता है तो मैनहट्टन का ये वर्जन वॉइड में जा सकता है। अब देखो, मुझे लगता है कि मार्वल स्टूडियो जो कर रहा है उसका कनेक्शन कुछ ऐसा होगा जिस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज ने सेंट्री को लोगों की यादों से मिटाने के लिए स्पेल यूज नहीं किया, बिल्कुल एक डिफरेंट कैरेक्टर पहले ही इसी सिचुएशन से गुजर चुका है, पीटर पार्कर इन स्पाइडरमैन नो वे होम। वो स्पेल जो वोंग ने कहा था रियलिटीज के बॉर्डर्स को तोड़ सकता है, एक्चुअली एक इनकर्जन इवेंट था, और अगर देखा जाए सोनी ने भी इसी इवेंट को ऐसे ही बिल्ड किया है, और हो सकता है कि ये 616 यूनिवर्स का लेटेस्ट इनकर्जन हो, लेकिन ये पहला नहीं था। मुझे लगता है कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें ये पता चलेगा कि एवेंजर्स ने खुद 616 यूनिवर्स का रियलिटी स्ट्रक्चर तोड़ दिया था एवेंजर्स एंड गेम में, जब उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन चुराकर ब्लिप रिवर्स किया, और शायद ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। और अगर तुम्हें याद हो तो टोनी स्टार्क ने भी ये इंडिकेशन दी थी कि शायद उन्होंने कुछ गलत किया है जब उसने ऐसा कहा था, अगर तुम वक्त के साथ छेड़खानी करते हो तो वो तुमसे वापस बदला लेता है, और शायद वो वक्त आने वाला है। आपको याद होगा कि लोकी के पहले एपिसोड में रेंसलेयर ने कहा था जो उन्होंने किया था वो होना था, तुम्हारा भाग जाना नहीं होना चाहिए था। ये बात अब भी सच हो सकती है, लेकिन ही हू रिमेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हर चीज को TVA के लिए स्क्रिप्ट करता था, हो सकता है कि ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि ही हू रिमेन्स को पता था कि ये सब केओस आखिर में कहाँ ले जाएगा, और उसने इसे अपने फायदे के लिए यूज किया। लेकिन इस सब के दौरान हो सकता है कि हमें पता चले कि 616 यूनिवर्स का एंकर बीइंग मार गया है। मेरा अंदाजा ये है कि शायद ये टोनी स्टार्क था, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये नथानियल रिचर्ड्स, विक्टर टाइमली, कैंग या ही हू रिमेन्स भी हो सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है जिसे मार्वल स्टूडियो जोनेथन मेजर्स के कैरेक्टर को आगे बनाए रख सकता है बिना कैंग को पूरी तरह खत्म किए। लेकिन इन इनकर्जन और एंकर बीइंग की मौत ने 616 यूनिवर्स को एक ऐसी बीमारी में डाल दिया जो बिल्कुल डेथ स्प्रिंग की तरह है, और मुझे लगता है कि ये बीमारी थंडरबोल्ट्स में जो शैडोई वॉइड दिखाई जा रही थी उसी का हिस्सा है। असल में वो शैडो जो न्यूयॉर्क को घेर रहा है शायद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट इनकर्जन यूनिवर्स की उसी बीमारी जैसी हो सकती है। याद करो जब हमने देखा था कि बिल्डिंग्स एपोकलिप्टिक सेटिंग में कैसे मेल्ट हो रही थी और काले इंकी ब्लैक टेंड्रियल्स में बदल रही थी। मुझे लगता है कि 616 यूनिवर्स में वॉइड ने अपना एक विजुअल ढूंढ लिया है जिसका काम उस बीमारी को और तेज करना है। उसका मकसद ये है कि वो 616 यूनिवर्स का प्लग पुल करके उसे वॉइड तक डाइजेस्ट कर ले, और वहीं पर डूम उसका इंतजार कर रहा होगा ताकि वो कैसेंड्रा नोवा का विजन पूरा कर सके। लेकिन अगर उसे बैटल वर्ल्ड किंगडम पर राज करना है तो उसे मार्वल के हीरोज और विलेंस को लड़ने के लिए अरेंज करना होगा ताकि ये डिसाइड हो सके कि कौन जीतकर यूनाइटेड प्राइम मार्वल यूनिवर्स में जीने का हक रखता है। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ ऐसे ही जुड़ता है। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम्हारी कोई थ्योरी है? नीचे कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।